हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का दिन है रविवार और साप्ताहिक का इस भाग में आज हम जुलाई 12 से लेकर जुलाई 18 तक यानी कि पिछले रविवार से लेकर इस शनिवार तक के सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और उसके साथ वहां पे डिटेल्स भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरे हफ्ते के जो करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उसको डिस्कस करेंगे। तो हर प्रश्न यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पे प्लीज इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अब आप लोग हमारे वेबसाइट से मार्च, अप्रैल, मई और जून महीने के जो करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन, तो पूरे महीने का करंट अफेयर्स जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं साप्ताहिक में या फिर अलग अलग प्रोग्राम्स में, उसकी एनालिसिस जो है यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके पीडीएफ फॉर्मेट बहुत ही कम प्राइस में। नीचे उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आप लोग हमारे नीचे दिए गए लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो मैंने दे दिया है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारे के सारे यहाँ पे करंट अफेयर्स जो है बहुत ही मेहनत से हम लोगों ने प्रिपेयर किया है। अगर आप लोग उसको खरीदेंगे तो बहुत ही एज ए हैंडबुक के हिसाब से आपको काम में आएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कौन से राज्य ने भारत का पहला लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया है? तो यहाँ पे देखिए, भारत का पहला लोक अदालत इसको ऑर्गेनाइज किया है छत्तीसगढ़ ने। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और हाई कोर्ट ने, जो छत्तीसगढ़ के जो हाई कोर्ट है, इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर जस्टिस हो, जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो, अलग अलग पार्टीज के या फिर लॉयर्स के यहाँ पे जो भी उन लोग को फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझना ना पड़े इस पेंडेमिक के द्वारा। तो इसके लिए यहाँ पे ई लोक अदालत स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पे इसको जो इनोग्रेट किया गया था, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है पीआर रामचंद्र मेनन, इन्होंने इस ई लोक अदालत को थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अनावरण किया था। कौन सा कंट्री यूनाइटेड किंगडम में 2019 में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस कंट्री ने किया था? वो कंट्री कौन सी है? तो ये कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहां पे यूनाइटेड किंगडम के जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से भारत जो है दूसरे नंबर पे था। पहले नंबर पे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, दूसरा पर भारत था। तो यहां पे भारत ने 2019 में यूनाइटेड किंगडम में एफडीआई के मामले में दूसरी रैंक हासिल की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट में। तो यहां पे भारत ने 2019 में यूके में 120 प्रोजेक्ट जो है इन्वेस्ट किए थे और लगभग 5,429 नई जॉब यूके में क्रिएट की थी। और यूएसए ने उसी दौरान जो है लगभग 462 प्रोजेक्ट शुरुआत की थी और लगभग 20,000 से भी ज्यादा की जो जॉब से यूके में क्रिएट किया था। तो पहले रैंकिंग पे है यूएसए, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, चाइना और हांगकांग। बीसीसीआई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पोस्ट से इनमें से किन्होंने रिजाइन कर दिया है? तो ये व्यक्ति जो है राहुल जौहरी। तो इनका जो कार्यकाल एक्चुअली शुरू हुआ था 2016 से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। ये बीसीसीआई के जो है पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और इनकी जो कार्यकाल 2021 मई तक एक्चुअली था, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही रिजाइन कर दिया है। अभी बीसीसीआई ने इंटरिम जो है सीईओ हेमांग अमीन जो है उनको इंटरिम सीईओ नियुक्त किया है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट का नाम है सौरव गांगुली, बीसीसीआई के ऑम्बर्ट्समैन जो है डीके जैन, बीसीसीआई के सेक्रेटरी है जय शाह और बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 को। 2018 के जो टाइगर सेंसस के हिसाब से कौन से देश ने गिनीज रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज किया है, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जितने भी अभयारण्य है यहाँ पे उनमें कैमरा के हिसाब से सर्वे सबसे ज्यादा किया गया था? तो ये देश जो है भारत, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हिसाब से जो है टाइगर सेंसस के हिसाब से सबसे ज्यादा एरिया जो भारत ने थ्रू कैमरा के हिसाब से सर्वे किया था।
तो यहाँ पे भारत ने सबसे ज्यादा कैमरा मॉनिटर किया था इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 2018 में भारत ने टारगेट लिया था कि इंडिया में जितने भी टाइगर्स है उनकी पॉपुलेशन जो है 2022 तक जो है डबल करनी है थ्रू संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम के तहत। तो देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन सर्वे, ये जो हमेशा हर 4 साल में एक बार आयोजित की जाती है और इसको गाइड कौन करती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। और यहाँ पे 2018 के जो सर्वे के अनुसार भारत में कुल 2966 टाइगर्स भारत में मौजूद है। पूरे दुनिया के लगभग 75% टाइगर जो भारत में ही मौजूद है। इनमें से सबसे ज्यादा टाइगर जो मौजूद है ये है मध्य प्रदेश में। इनमें से किनको 2020 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में अवार्ड दिया गया, जो डॉक्यूमेंट्री का नाम था चीलुपो, चीलुपो इस डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। तो ये व्यक्ति जो है केजांग दी थोंगडोक, तो केजांग दी थोंगडोक ये जो है अरुणाचल के निवासी है। तो इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री चीलिपो जो है उसमें एक्चुअली जो हनी जो कलेक्शन होती है अलग अलग रॉकी हिल टॉप्स में, उसको एक्चुअली यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे एक कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश में जिसका नाम है सेट्रुकपेन कम्युनिटी। तो उनकी जो हनी हंटिंग जो है एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है चीलुपो में। तो इसके वजह से उनको जो ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 का अवार्ड मिला है। तो ये डॉक्यूमेंट्री की टोटल लेंथ है 26 मिनट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री चीलिपो जो सेट्रुकपेन कम्युनिटी के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट मार्केटप्लेस अवार्ड 2020 से नवाजा गया था? तो ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड बैंक और सेक्सुअल वायलेंस रिसर्च इनिशिएटिव के द्वारा। तो यहाँ पे भारत के अलावा 8 अन्य जो है देशों को भी ये अवार्ड मिला है। तो डेवलपमेंट मार्केटप्लेस ये अवार्ड जो है ये जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है उसको रोकने के लिए पहली बार क्रिएट किया गया था 2016 में। कौन सा एरोस्पेस कंपनी है जिन्होंने जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर AH-64E, ये भारतीय एयरफोर्स जो है उसके लास्ट 5 जो इंस्टॉलमेंट ये पे किया है, ये एक्चुअली हैंड ओवर कर दिया है इंडियन एयरफोर्स को। तो ये कंपनी कौन सी है? तो ये कंपनी जो है बोइंग, बोइंग जो है यूएस बेस्ड एरोस्पेस कंपनी है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय गवर्नमेंट ने जो है 2015 में 22 अपाचे 64E जो अटैक हेलीकॉप्टर उसके बारे में ऑर्डर किया था। तो उनमें ऑलरेडी जो है 17 हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी आ चुके थे, 5 हेलीकॉप्टर्स के इंस्टॉलमेंट बाकी थे। तो आखिर के लास्ट 5 इंस्टॉलमेंट अभी बोइंग ने हैंड ओवर कर दिया है इंडियन एयरफोर्स को। तो ये 5 हेलीकॉप्टर्स जो है लेह के जो एयरबेस में यहाँ पे एक्चुअली डिप्लॉय किए गए हैं। और एक्चुअली यहाँ पे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स जो है यहाँ पे काफी सारे मॉडर्न टेक्निक्स है। उनमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्निक जो है जिसको माना जाता है जो टारगेट एक्विजिशन डेजिग्नेशन सिस्टम, ये इसमें इंक्लूडेड है अपाचे 64 अटैक हेलीकॉप्टर्स। इनमें से कौन से देश ने AP-STAR-6D ये सैटेलाइट, ये एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है? तो AP-STAR-6D इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है चाइना ने। तो ये एक कॉमर्शियल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको चाइना ने सीचंग सैटेलाइट सेंटर के थ्रू यहाँ पे लॉन्च किया है। और चाइना ने रिसेंटली एक रॉकेट भी लॉन्च किया है जिसका नाम है KZ-11। तो इसमें सॉलिड फ्यूल जो है इसमें इंक्लूड किया गया है KZ-11 में। दोनों ही आपको याद रखना है। रिसेंटली कौन से स्टेट में एक बटरफ्लाई की स्पीसीज है जिसका नाम है YP थीमान वात्सोनी? ये जो है बटरफ्लाई की स्पीसीज जो है 61 इयर्स के बाद उसको फिर से रीडिस्कवर किया गया। ये स्टेट है त्रिपुरा। तो ये जो है YP थीमानी वात्सोनी, तो ये जो स्पीसीज है इसको, इसके बारे में जो रिसर्च पेपर, इसकी जो डिस्कवरी, इसको पब्लिश किया गया है जर्नल ऑफ एंटोमोलॉजी एंड जूलॉजिकल स्टडीज में। तो इसको पहली बार 1893 में देखा गया था जो म्यांमार के बॉर्डर में, और इसको लास्ट टाइम जो देखा गया था 1958 में मणिपुर में देखा गया था। तो 61 ईयर्स के बाद पहली बार जो है अभी त्रिपुरा में ये बटरफ्लाई की जो स्पीसीज आप देख सकते हैं इसको दोबारा त्रिपुरा में देखा गया है। कौन से राज्य ने
रोको टोको कैंपेन इसको लॉन्च किया है, ताकि जो व्यक्ति उन लोग मास्क ना पहने उनको यहां पे सचेत करने के लिए। तो ये राज्य जो है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे एक्चुअली मध्य प्रदेश में मैंडेटरी हो गया है कि अभी पब्लिक प्लेसेस में जो है यहाँ पे मास्क पहनना अनिवार्य है। तो यहाँ पे जीवन शक्ति योजना के तहत इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन से जो मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे, तो 100 मास्क हर ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट पे दिया जा रहा है। और इसी के साथ याद रखिएगा कि स्मार्ट सिटीज मिशन जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंडर जो है ऑपरेट करती है, इन्होंने साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज ऑर्गेनाइज किया था ताकि साइकिलिंग को प्रमोट किया जा सके। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने भारत का दूसरा वॉलेंटरी नेशनल रिव्यू प्रेजेंट किया यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 में? तो ये संस्था कौन सी है? ये जो है नीति आयोग। तो ये वर्चुअली आयोजित हुआ था 6 से लेके 7 जुलाई 2020 तक, और इसका थीम जो था एक्सीलरेटेड एक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पाथवेज, और इसको प्रेजेंट किया गया नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा। नीति आयोग ने जो है इंडिया का पहला जो वॉलंटरी नेशनल रिव्यू उसका जो उसको प्रेजेंट किया था एक रिसर्च पर 2017 में, 2020 में दूसरा प्रेजेंट किया है। कौन सी कंपनी ने यह अनाउंस किया है कि 10 बिलियन जो फंड यूएस डॉलर की फंड जो है भारत में इन्वेस्ट करेगी डिजिटलाइजेशन के लिए? तो ये कंपनी कौन सी है? तो 10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड भारत में इन्वेस्ट करेगी गूगल। तो यहाँ पे एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित हुआ था भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो अल्फाबेट के जो सीईओ है सुंदर पिचाई। तो गूगल जो है अल्फाबेट का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे गूगल जो है इंडिया के डिजिटलाइजेशन फंड के लिए 10 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करेगी। तो ये नेक्स्ट 5 से लेके 7 साल तक इन्वेस्ट किया जाएगा इंडियन इकोनॉमी को डिजिटलाइज करने के लिए। और इसके अलावा गूगल ने जो है पार्टनरशिप भी किया है सीबीएसई जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के साथ, ताकि ऑनलाइन एजुकेशन भी इंडिया में प्रमोट किया जा सके। और गूगल प्लस आप लोग डेफिनेटली इसको यूज करते हैं, तो गूगल प्लस ने अपना नाम जो चेंज कर लिया है, इसका नाम अभी नया नाम जो होगा गूगल करंट। कौन से देश जो है 2019-20 में भारत का सबसे ज्यादा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा? तो 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे जो ये डेटा प्रेजेंट किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, तो 2018-19 में यूएसए और भारत के बीच में 88.75 बिलियन यूएस डॉलर का जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट दोनों ही देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के द्वारा हुई थी। और सेकेंड रैंकिंग पे जो थी जो चाइना का 81.87 बिलियन यूएस डॉलर। तो चाइना का जो है पहले और भी ज्यादा था, लेकिन ग्रेजुअली चाइना की जो ट्रेड डील इंडिया के साथ कम होती हुई आ रही है। और भारत के जो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है पीयूष गोयल। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने एक एमओयू साइन किया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साथ, ताकि जो सेंट्रलाइज ऑनलाइन डेटाबेस को एक्सेस किया जा सके? तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग नेट ग्रिड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे नेट ग्रिड ने एमओयू साइन किया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साथ, ताकि भारत के टोटल 14,000 पुलिस जो स्टेशंस को लिंक किया जा सके। तो यहाँ पे ये इस लिंक के द्वारा सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग रिकॉर्ड सिस्टम के तहत इसको सेंट्रलाइज किया जाएगा। तो यहाँ पे और एक चीज याद रखिएगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक एमओयू साइन किया है आईआईटी एलुमनी काउंसिल के साथ, ताकि स्टार्टअप्स जो है उनको प्रोत्साहन दिया जा सके। इनमें से किनको 2020 का वॉन कर्मन अवार्ड जो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स ने आयोजित किया था, ये अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये वॉन कर्मन अवार्ड 2020 इसको नवाजा गया है के शिवन, जो इसरो के चीफ है। तो ये जो हाईएस्ट डिस्टिंक्शन ऑफ अवार्ड है जो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, तो ये अवार्ड जो उनको प्रेजेंट किया जाएगा 2021 के मार्च में जो पेरिस में आयोजित होगी, वहां पे इसरो के चीफ जो है डॉक्टर के शिवन को ये अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो ये अवार्ड जो है पहली बार स्टार्ट किया गया था 1982 में इन द मेमोरी ऑफ साइंटिस्ट डॉक्टर वॉन कर्मन, जो पहले साइंटिस्ट है एकेडमी इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के। और के शिवन जो है ये तीसरे भारतीय है जिनको ये अवार्ड मिला है। तो
इससे पहले 2005 में जो ये अवार्ड मिला था प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव को, 2007 में ये अवार्ड मिला था डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन को। और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस में। इनमें से किन्होंने स्टेरियन ग्रांड प्रिक्स जो स्पिलबर्ग ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है उसको जीता है? तो ये जो मशहूर खिलाड़ी है ल्यूइस हैमिल्टन। ल्यूइस हैमिल्टन जो है ब्रिटेन के रहने वाले हैं और ये मर्सिडीज के जो ड्राइवर हैं। तो ये फार्मूला 1 रेस में जो है मर्सिडीज की जो यहाँ पे फार्मूला 1 की गाड़ी जो है यहाँ पे ये ड्राइव करते हैं। एक्चुअली रेसिंग कार है ये, उसको मर्सिडीज के रेसिंग कार से ये पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने री इमेजिन कैंपेन इसको इनिशिएट किया है ताकि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है और जो चिल्ड्रंस है भारत में उनको सपोर्ट किया जा सके? तो ये संस्था जो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसका शॉर्ट फॉर्म में यूनिसेफ बोलते हैं। तो यहाँ पे यूनिसेफ हेड ने जो यहाँ पे जो इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI और जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ यहाँ पे मिलके जो री इमेजिन कैंपेन इसको स्टार्ट किया है ताकि यहाँ पे वल्नरेबल पॉपुलेशन जो होती है भारत में उसको और भारत के जो चिल्ड्रन से यहाँ पे कोविड-19 पेंडेमिक के द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स है इसके हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट किया जा सके। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और यूनिसेफ के जो भारत में जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका नाम है डॉक्टर यास्मीन अली हक। और रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस की जो एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से पूरे दुनिया में लगभग 690 मिलियन यानी कि लगभग 69 करोड़ जो टोटल आबादी की लगभग 8.9% है उनको 2019 में जो है भूखा रहना पड़ा था। इनमें से कौन से राज्य ने एक पैनल या फिर कमीशन जो है उसको फॉर्म किया है ताकि रबड़ी, भड़बड़ और चरण कम्युनिटीज को जो उनकी ट्राइबल स्टेटस को डिसाइड किया जा सके? तो ये राज्य कौन सी है? तो ये राज्य जो है गुजरात। तो यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक 5 मेंबर का कमीशन जो है उसको फॉर्म किया है। ये फॉर्म करने से इस कमीशन क्या करेगी, रबड़ी, भड़बड़ और चरण कम्युनिटीज इनमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा जाएगा। ये प्रश्न आपको उल्टा भी पूछा जा सकता है कि रबड़ी, भड़बड़ और चरण कम्युनिटी ये कौन सी राज्य का कम्युनिटी है? तो ये गुजरात की कम्युनिटी है और यहाँ पे इस कमीशन के द्वारा यहाँ पे देखा जाए कि कौन सी यहाँ पे लोग जो है एलिजिबल होते हैं जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलने के लिए। और रिसेंटली नितिन गडकरी जो यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन जो है उसका अनावरण किया है 11 अलग अलग हाईवे प्रोजेक्ट्स जिसमें टोटल 20,000 करोड़ इसकी इन्वेस्टमेंट होगी जो हरियाणा में इन्वेस्टमेंट होगी इसमें। और रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने मेरा पानी मेरा विरासत स्कीम, याद रखिए मेरा पानी मेरा विरासत स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉन्च किया हुआ वाटर कंजर्वेशन स्कीम है जिसमें फाइनेंशियल एड 1500 करोड़ इंप्लीमेंट किए जाएंगे हरियाणा में। रिसेंटली नाबार्ड ने रीफाइनेंस स्कीम अनाउंस किया है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो इनमें कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा? तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो नाबार्ड के द्वारा किया जाएगा 5,000 करोड़। तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड यहाँ पे जो फाइनेंस प्रोवाइड करेगी जो बेनिफिशियरीज है लगभग 2150 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के द्वारा। तो ये असिस्टेंट जो है नेक्स्ट 3 साल में प्रोवाइड किया जाएगा। और रिसेंटली नाबार्ड ने जो है पहला डिजिटल चौपाल उसको ऑर्गेनाइज किया। तो डिजिटल चौपाल के द्वारा जो भी फार्मर्स है भारत के वहां पे उन लोग के द्वारा कनेक्ट किया गया है, अलग अलग उन लोग टॉपिक्स के ऊपर वहां पे डिस्कस किया गया था। जैसे कि चौपाल होते हैं आप लोग चुनते हैं, तो ये डिजिटल चौपाल है। और नाबार्ड ने रिसेंटली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है 44 लाख का जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी इन्वेस्ट किया है। कौन सी आईआईटी ने रिसेंटली अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट जिसका नाम है शुद्ध, जिसके द्वारा कोविड फ्री सराउंडिंग्स क्रिएट किए जाएंगे, ये कौन से आईआईटी ने डेवलप किया है? तो ये है आईआईटी कानपुर। तो शुद्ध का यहाँ पे फुल फॉर्म है स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी यूवी डिसइंफेक्शन हेल्पर। तो ये जो है शुद्ध के द्वारा जो भी एरिया है उसको उसकी सराउंडिंग एरियाज को शुद्ध किया जाएगा। जो भी एरियाज जो हाईली अफेक्टेड एरियाज है जैसे कि हॉस्पिटल्स है, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस या फिर स्कूल्स को। कौन सी मिनिस्ट्री ने प्रज्ञता गाइडलाइंस डिजिटल एजुकेशन के लिए रिलीज किया है?
तो इसको प्रज्ञता स्कीम, इसको जो इनिशिएटिव, इसको जो रिलीज किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो इसको जो है यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसके गाइडलाइंस प्रिपेयर किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इंडियन रेलवेज ने केबल स्टाइल रेल ब्रिज जिसका नाम है अजीखंड ब्रिज, ये कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लॉन्च किया है? तो इसको स्टार्ट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहां पे भारत के जो रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इसके बारे में अनाउंस किया है। तो इसको जो है डेवलप एक्चुअली किया जाएगा, किया अभी तक गया नहीं, तो इसको डेवलप किया जाएगा कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। और ये जो चिनाब रिवर जो है, चिनाब रिवर के ऊपर इसको बनाया जाएगा, जो कतरा से लेकर रियासी इसको जोड़ेगी। तो यहाँ पे ये एक पार्ट है जो उधमपुर श्रीनगर बरमतुला रेलवे लिंक को प्रोजेक्ट करेगी, और यहाँ पे ये ब्रिज जब बनके तैयार होगी तो केबल स्टाइल स्टेज जो रेल ब्रिज है, ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होने वाली रेल ब्रिज होगी। कौन से राज्य ने पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के लिए प्लानिंग किया है? तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए अपग्रेड किया जाएगा, ये राज्य है आसाम। तो आसाम के चीफ मिनिस्टर जो है सर्बानंद सोनोवाल ने इसके बारे में मेंशन किया है। तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट एक बहुत ही टॉप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है आसाम में, आसाम के जो धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे रिसेंटली आसाम में दिहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको भी अपग्रेड करके नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया था। दिहिंग पाटकाई अभी एक नेशनल पार्क है। तो आसाम में कुल 6 नेशनल पार्क है और 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मौजूद है। कौन सी कंट्री ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है और ऑन द रोड टू द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फूड एंड वेजिटेबल्स 2021 को को होस्ट किया है? तो दो यहाँ पे कंट्री है, ये दो कंट्री है भारत और चिले। तो यहाँ पे भारत ने चिले के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप किया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस जो यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे ये 2020 का एक साइड इवेंट है हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम का, और चिले ने 2021 को डिक्लेयर किया है कि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होगी बाय यूनाइटेड नेशंस असेंबली 2019, वहां पे ही चिले ने इसको डिक्लेयर कर दिया था। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है कौन से पीएसयू के साथ, ताकि सिविल एविएशन इंडस्ट्री को कोऑपरेट किया जा सके? तो ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ताकि जो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज है एयरपोर्ट बिजनेस में एशिया पैसिफिक रीजन, उसको अपग्रेड किया जा सके, और इस एमओयू के द्वारा जो सिविल एविएशन इंडस्ट्रीज को अपग्रेड किया जा सके। और यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। इनमें से किनको एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है अशोक लवासा को। तो अशोक लवासा अभी जो करेंटली जो इंडिया के जो इलेक्शन कमिश्नर है, देखिए इंडिया के इलेक्शन कमीशन में पहले एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सुनील अरोड़ा है, और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक है अशोक लवासा और दूसरे है सुशील चंद्रा। अभी अशोक लवासा को जो है अपॉइंट किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट, और इन्होंने जो सख्ती करनी है दिवाकर गुप्ता को, और इससे पहले ये भारत के जो फाइनेंस सेक्रेटरी या फिर जो एनवायरमेंटल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो हेडक्वार्टर है मैनिला फिलीपींस में, और इसके प्रेसिडेंट जो है अभी करंट प्रेसिडेंट जो है मासात्सुगु असाकावा। कौन सा एयरपोर्ट इंडिया का पहला फुल्ली कॉन्टेक्टलेस कार पार्किंग करने वाली है? तो ये इंडिया का पहला कॉन्टेक्टलेस कार पार्किंग ये स्टार्ट करेगी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हैदराबाद में है। तो इंडिया का पहला कॉन्टेक्टलेस एयरपोर्ट जो होगी यहाँ पे, और ये जो है कोविड-19 के यहाँ पे पेंडेमिक से छुटकारा पाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए इसको स्टार्ट किया जाएगा। भारत का पहला ट्रांसशिपिंग हब कौन से पोर्ट में डेवलप किया जाएगा? तो रिसेंटली भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ जो शिपिंग है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मनसुख मंदाविया ने जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है कोचीन पोर्ट के बारे में यहाँ पे उसके बारे में रिव्यू किया था। तो यहाँ पे भारत का ये पहला और एशिया का लीडिंग ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगी, और इसका फर्स्ट फेज के लिए लगभग 6,250 करोड़ जो है फर्स्ट फेज में इन्वेस्ट किए जाएंगे।
और एक चीज याद रखिएगा कि अटल इनोवेशन मिशन ने नीति आयोग के साथ टीम अप किया है, मिनिस्ट्री के साथ यहां पे, ताकि स्टार्टअप्स को जो है बढ़ावा दिया जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 2025 तक पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर में जीडीपी का कितना परसेंट यूज किया जाएगा, यानी कि भारत की जीडीपी जो होगी उसका कितना प्रतिशत जो है हेल्थ एक्सपेंडिचर में खर्चा किया जाएगा 2025 तक। तो इसका सही उत्तर है 2.5%। तो रिसेंटली एक मीटिंग आयोजित हुआ था 15 फाइनेंस कमीशन और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन के साथ। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा है कि 2025 तक ग्रेजुअली ये परसेंटेज जो है अभी फिलहाल कम है, तो इसको बढ़ा के 2.5% कर दिया जाएगा। और रिसेंटली आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत यहाँ पे मेंशन किया गया था कि 2022 तक भारत में टोटल 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी स्टार्ट किए जाएंगे। कौन से राज्य के पुलिस ने रिसेंटली एक वर्चुअल अवेयरनेस कैंपेन जिसका नाम है साइबर, इसको लॉन्च किया है ताकि साइबर स्पेस सेफ्टी बच्चों और महिलाओं के लिए किया जा सके? तो ये राज्य जो है तेलंगाना। तो यहाँ पे इसको अनाउंस किया है वुमेन सेफ्टी विंग जो तेलंगाना पुलिस से। तो यहाँ पे एक मंथ चलने वाली एक वर्चुअल अवेयरनेस प्रोग्राम होगी जो यहाँ पे साइबर स्पेस की जो सेफ्टी महिला और बच्चों के लिए जो उनको यहाँ पे एडुकेट किया जाएगा। साइबर तेलंगाना पुलिस। रिसेंटली भारत और यूरोपियन यूनियन का जो समिट आयोजित हुआ था वर्चुअली, ये कौन सा एडिशन था उसका? तो ये जो एडिशन था 15th एडिशन। तो ये एक्चुअली वर्चुअली आयोजित किया था। तो यहाँ पे जो भारत के ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के जो यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है चार्ल्स मिचेल और यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये भी मौजूद थी। और रिसेंटली इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी के लिए भी यहाँ पे एडॉप्टेशन जो है उसके बारे में साइन किया है। और दोनों ही ग्रुप ने यहाँ पे, भारत और यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे कहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट नेक्स्ट 5 साल के लिए स्टार्ट किए जाएंगे। तो ये 15वां अधिवेशन था, 14वां जो भारत के न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था और 16वां जो आयोजित किया जाएगा 2021 में। 14वां जो आयोजित किया था 2017 में, यानी कि लगभग हर 2 साल में एक बार आयोजित होती है। रिसेंटली कौन से देश ने भारत के साथ एक नई ट्रेड रूट जो है स्टार्ट किया है ताकि ट्रेड और कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके? तो ये देश जो है भूटान। तो भूटान की जो एक जगह है यहाँ पे आहले और भारत के जो वेस्ट बंगाल में एक जगह है जयगांव, तो इन दोनों के बीच में एक रूट को स्टार्ट किया गया है। तो ये जो है कनेक्टिविटी को ईज करेगी और दोनों ही देश के बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा करेगी। और भारत, और एक चीज याद रखिएगा, भारत भूटान के लिए सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। और यहाँ पे भारत और भूटान ने रिसेंटली जॉइंट वेंचर करके लगभग 600 मेगावाट का जो है कोलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कोलोंगचू रिवर में स्टार्ट किया गया है। 2019 में भारत ने 720 मेगावाट का जो है मैंगदेचू पावर प्रोजेक्ट भी भूटान में इसको अनावरण किया गया था। भारतीय रेलवेज ने पहला कौन सा जो पार्सल ट्रेन जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से कौन से देश के लिए स्टार्ट किया है जो ड्राई चिली को ट्रांसपोर्ट करेगी? तो ये देश जो है बांग्लादेश। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश के जो गुंटूर एरिया है ये ट्रेडिशनली बांग्लादेश तक जो है ड्राई चिली सेंड करती हुई आ रही है। पहले ये थ्रू रोड से करती थी, लेकिन उसमें क्या होता था कि हर टन में लगभग 7,000 इंडियन रुपीस का खर्चा हो जाता था। अभी ये स्पेशल पार्सल ट्रेन जो है लगभग एक ट्रेन जो है 384 टन तक कैरी कर सकती है पूरा जो ट्रेन, और इसमें खर्चा काफी कम हो जाएगा। तो एक टन में 4,600 खर्चा होगा हर टन में, तो काफी फायदा होने वाला है। दुनिया का पहला अफोर्डेबल कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट, इसको कौन से, इसको आईआईटी डेवलपमेंट में जो है आईआईटी दिल्ली ने डेवलप किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है कोरोश्योर। तो ये वर्चुअली लॉन्च किया गया है जो यूनियन एचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा, और ये दुनिया का पहला मोस्ट अफोर्डेबल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन बेस्ड कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है। और इसका जो अप्रूवल मिल चुका है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा।
तो ये थे हमारे पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स। इसमें अगर आप लोगों ने काउंट किया होगा तो प्रश्न यहाँ पे 35 है टोटल। यहाँ पे इंक्लूडेड करके हम लोगों ने 50 प्रश्न को, यहाँ पे एक एक टाइप के प्रश्न को भी इंक्लूड किया है। अगर डिटेल्स भी अगर आप काउंट करेंगे जितनी इंफॉर्मेशन होगी तो इंफॉर्मेशन आपको 300 से भी ज्यादा की इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में। तो देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो भी हम लोगों ने पीडीएफ ऑलरेडी डिस्कशन से पहले मेंशन किया था, तो इसको अगर आप लोगों ने यहाँ पे खरीदा है तो आपको पूरे के पूरे यहाँ पे जो भी मैंने स्पीच दी सबके वहां पे डिटेल्स रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी। और अभी तक के सप्ताह के जितने भी लेक्चर हम लोगों ने प्रेजेंट किए हैं सारे के सारे वीडियोस जो है प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं और नीचे दिए लिंक में इस वीडियो का जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।